A very good morning to all the participants of this webinar. Today we are studying the black money undisclosed income and foreign assets rules और उसके तहत मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लैक मनी रूल्स 2015 जो हैं वो नोटिफाई हुए हैं 58/2015 नोटिफिकेशन के द्वारा जो 2/7/2015 को रिलीज किया गया था। और शुरुआत में ये कह दिया गया है कि सेक्शन 85 के सबसेक्शन 1 और 2 के तहत इस एक्ट के CBDT सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से रूल्स बना सकता है। और जैसा कि हमने देखा कि ये रूल्स बनाने का जो पावर है ये सेक्शन 85 में यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो पावर दिया गया है यहाँ पर, ये रूल्स बनाने का पावर है और यहाँ पर किस किस तरह के रूल्स बनाए जा सकते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अब आते हैं, ये रूल्स जो हैं इनको ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स रूल्स 2015 कहा जाएगा और ये फोर्स में आएंगे डेट ऑफ पब्लिकेशन को ऑफिशियल गैजेट में। आते हैं रूल 2 पर, जो कि डेफिनेशंस का रूल है। इसमें जो चीज़ें डिफाइन की गई हैं उसमें ये कहा गया है कि एक्ट वर्ड जो है, एक्ट वर्ड का मतलब है ब्लैक मनी एक्ट। चैप्टर वर्ड का मतलब है इस एक्ट का के चैप्टर। जहाँ पर भी फॉर्म शब्द का इस्तेमाल किया गया वो उसका मतलब है वो ऐसे फॉर्म जो कि इन रूल्स के साथ जुड़े हुए हैं। और इनकम टैक्स एक्ट शब्द का मतलब है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, और सेक्शन शब्द का मतलब है एक्ट के सेक्शन। उसके बाद 2(2) में कहा जा रहा है कि जो भी शब्द और जो भी एक्सप्रेशंस यानी कि जो शब्द के समूह हैं, जो शब्द की अभिव्यक्तियां हैं, जो भी यूज की गई हैं और इन रूल्स में जो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस को डिफाइन नहीं किया गया लेकिन एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो या फिर इनकम टैक्स एक्ट में या उसके अंतर्गत जो रूल्स में डिफाइन किया गया है, उन शब्दों का मीनिंग वही होगा जो उन एक्ट्स या उन रूल्स में डिफाइन किया गया है। यानी कि अगर कहीं पर कोई ब्लैक मनी एक्ट में कोई डेफिनेशन है जो कि जो डेफिनेशन वाले सेक्शन में नहीं भी है तो भी उसको डेफिनेशन माना जाएगा। और यदि कोई डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में भी है या इनकम टैक्स के रूल्स में भी है, वो भी डेफिनेशन यहाँ पे बोरो की जा रही है। उसके बाद आते हैं रूल 3 पर। रूल 3 बात करता है फेयर मार्केट वैल्यू की, और 3(1) में कहा जा रहा है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट, सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 के पर्पस से जो फेयर मार्केट वैल्यू है एसेट्स की वो तय की जाएगी निम्नलिखित तरीके से। फेयर मार्केट वैल्यू कैसे तय की जाएगी उसका तरीका दिया हुआ है। 3(1)(a), जो वैल्यू ऑफ बुलियन ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन्स शैल बी द हायर ऑफ दीज टू। यानी कि जब हम किसी बुलियन को यानी सिक्कों को या ज्वेलरी को, जेवर इत्यादि, या प्रेशियस स्टोन्स को, मूल्यवान पत्थर को वैल्यू करेंगे इस एक्ट के पर्पज से, तो जो वैल्यू होगी वो उनमें इन दोनों वैल्यूज में से ली जाएगी जो भी ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी। यानी सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कितने कॉस्ट के लिए उसको अख्तियार किया गया। उसके बाद 3(2) में लिखा हुआ है कि द प्राइस दैट द बुलियन ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन शैल ऑर्डिनरली फेच। जो प्राइस बुलियन ज्वेलरी या प्रेशियस स्टोन को मिलेगा वो प्राप्त करेंगे अगर उनको ओपन मार्केट में बेचा जाता है, इफ सोल्ड इन द ओपन मार्केट, वैल्यूएशन डेट पे बेचा जाता है, ऑन द वैल्यूएशन डेट, जिसके लिए असेसी एक रिपोर्ट ऑब्टेन कर सकता है एक किसी भी वैल्यूअर से जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया है सरकार के द्वारा, एक ऐसे कंट्री के या स्पेसिफाइड टेरिटरी के जो इंडिया से बाहर है वहाँ के वैल्यूअर के द्वारा, या स्पेसिफाइड टेरिटरी के कोई भी एजेंसीज होते हैं उनके द्वारा किया गया है। तो for which the assessee may obtain a report from a valuer recognized by the government of a country or specified territory outside India,
और एनी ऑफ इट्स एजेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, या गवर्नमेंट की कोई भी अगर एजेंसीज हैं जो कि वैल्यूएशन के पर्पस से बनी है तो उनसे भी रिपोर्ट ली जा सकती है, या वैल्यूअर के एजेंट से ली जा सकती है, जो भी वैल्यूअर रिकॉग्नाइज किया गया है सरकार के द्वारा वैल्यूएशन के पर्पस से, बुलियन ज्वेलरी और प्रेशियस स्टोन के वैल्यूएशन के पर्पस से अगर अप्रूव वैल्यूअर है जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया है सरकार के द्वारा, उससे रिपोर्ट ली जा सकती है कि हमें ये बताइए कि ओपन मार्केट में अगर ये बेचा जाता तो ये कितना पैसा प्राप्त करता। तो यहाँ वैल्यूअर की रिपोर्ट की बात हो रही है और ऊपर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन दोनों में से जो भी वैल्यू ज्यादा है वो वैल्यू ली जाएगी। और 3(1)(b) में ये कहा जा रहा है कि जहाँ तक कि आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन या ड्राइंग्स या पेंटिंग, स्कल्पचर्स या कोई भी आर्ट का वर्क है उसको वैल्यू करने की बात होती है, जिसको हम इसके बाद आर्टिस्टिक वर्क कहेंगे। वहाँ पे जो वैल्यू है वो इन दोनों वैल्यूज में से है, जो हायर वैल्यू वो लेनी होगी कि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और वही बात फिर से आ रही है कि जो भी प्राइस that the artistic work shall ordinarily fetch if sold in the open market on the valuation date, for which the assessee may obtain a report from a valuer recognized by the government of a country or the government of a specified territory outside India or any of its agencies for the purpose of, या तो वो ऐसा वैल्यूअर है या वैल्यूअर की कोई भी एजेंसीज हैं वैल्यूशन ऑफ आर्टिस्टिक वर्क के पर्पस से जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है किन्हीं भी रेगुलेशंस में या किन्हीं भी लॉ के अंतर्गत। उसके बाद आते हैं 3(1)(c) पर। अब 3(1)(c) में शेयर्स और सिक्योरिटीज के वैल्यूएशन करने की बात कही जा रही है। 3(1)(c)(1) में कहा जा रहा है कि फेयर मार्केट वैल्यू अगर कोटेड शेयर है, अगर कोटेड शेयर है, सिक्योरिटीज है, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा वो इन दोनों वैल्यूज का हायर, इनमें से जो भी ज्यादा है वो होगा। यानी पहला तो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी जितने कॉस्ट के लिए उसको अख्तियार किया गया। दूसरा है प्राइस को तय किया जाएगा निम्नलिखित तरीके से। सबसे पहला जो उसमें तरीका है वो दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ द लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच शेयर्स एंड सिक्योरिटीज कोटेड ऑन एनी एस्टैब्लिश्ड सिक्योरिटीज मार्केट ऑन द वैल्यूएशन डेट। कोई भी स्थापित सिक्योरिटीज का मार्केट है जिसको स्टॉक एक्सचेंज जैसे बोलते हैं, वहां पर अगर ऐसी शेयर्स और सिक्योरिटीज कोटेड हैं और तो उस पर्टिकुलर वैल्यूएशन डेट पर जो भी लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस होगा वहां पे जो कोटेड होगा उसका जो एवरेज है, प्राइस कोटेड, जो लोवेस्ट प्राइस कोटेड एंड हाईएस्ट प्राइस कोटेड, द एवरेज ऑफ द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच शेयर्स एंड सिक्योरिटीज which are quoted on any established securities market। तो यहाँ ये नहीं लिखा है कि उस प्राइस पे उसका सेल भी होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यही है कि ऐसा प्राइस जिसपे कि कोई सेल उस शेयर या सिक्योरिटी की हुई रही हो उसी को यहाँ पे लिया जाएगा। और बी में कहा जा रहा है कि वेयर ऑन द वैल्यूएशन डेट देयर इज नो ट्रेडिंग इन सच शेयर्स और सिक्योरिटीज। अगर वैल्यूएशन डेट पे कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है ऐसे शेयर्स और सिक्योरिटीज में जिसको वैल्यू किया जा रहा है किसी भी एस्टैब्लिश सिक्योरिटीज मार्केट में, तब उस केस में क्या करना होगा कि हमको एवरेज लेना होगा लोवेस्ट और हाईएस्ट प्राइस का। ऐसे शेयर्स और सिक्योरिटीज का जो भी लोवेस्ट और हाईएस्ट प्राइस है उसका एवरेज लेना पड़ेगा किसी भी एस्टैब्लिश सिक्योरिटीज मार्केट के लिए, किसी भी और एस्टैब्लिश सिक्योरिटीज मार्केट जहां पर वो कोटेड है, और एक दिन पहले का लेना पड़ेगा ऑन ए डेट immediately preceding the valuation date when such shares or securities were traded on the such securities market। अगर वो सिक्योरिटीज ट्रेड हुई थी जिस तारीख को, जो डेट वैल्यूएशन डेट से जस्ट पहले है, अगर वैल्यूएशन डेट को वो ट्रेड नहीं हुई तो एक दिन पहले का जो भी डेट है जहां पर वो एक दिन पहले का या उसके इमीडिएटली पहले जो भी तारीख मिलती है जब वो किसी भी तारीख को जब वो ट्रेड हुआ था किसी भी ऐसे सिक्योरिटीज मार्केट में, तो उस दिन जो भी लोवेस्ट और हाईएस्ट प्राइस था उसका एवरेज लिया जाएगा। यानी लोवेस्ट और हाईएस्ट प्राइस का मतलब है
जिस लोवेस्ट प्राइस पे या जिस हाईएस्ट प्राइस पे वो एक्चुअली ट्रेड हुआ। उसके बाद आते हैं C2 पर। C2 में बात की जा रही है अगर वो इक्विटी शेयर अनकोटेड इक्विटी शेयर है, यानी वो कोट नहीं हुआ, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो इन दो में से जो भी हायर वैल्यू है वो ली जाएगी। जैसे पहले तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसका, और दूसरी चीज है वो वैल्यू जो वैल्यूएशन डेट पे ऐसे इक्विटी शेयर्स की आती है जिसको निम्नलिखित तरीके से डिटरमिन किया जाएगा, निम्नलिखित तरीके से तय किया जाएगा। और निम्नलिखित तरीका क्या है उसका कि हम उस अनकोटेड इक्विटी शेयर को किस प्रकार से वैल्यू करेंगे। उसमें करना ये है कि हमको ए में जोड़ना है बी को, उसमें से एल को माइनस करना है, उसके बाद पीई से डिवाइड करना है, और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवी जो वैल्यू लिखी है उसमें से उसको जो वैल्यू आएगी उसमें से पीवी को माइनस करना है। तो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स आउट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए क्या है। ए है सारे एसेट्स की बुक वैल्यू ऑफ ऑल द एसेट्स अदर देन बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। इन चीजों को छोड़ के कोई जो दूसरे एसेट्स हैं उसकी जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू दिख रही है एज रिड्यूस बाय, उसमें से क्या माइनस करना है हमको, एनी अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विच इज पेड लेस द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स विच इज रिफंड, इसका रिफंड क्लेम किया गया है। इनकम टैक्स पेड माइनस इनकम टैक्स रिफंड जो क्लेम किया गया है वो राशि रिड्यूस की जाएगी, यानी इनकम टैक्स पेड की जो नेट राशि है वो रिड्यूस की जाएगी। और एनी अमाउंट शोन एज एसेट इंक्लूडिंग द अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ डेफर्ड एक्सपेंडिचर डज नॉट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। कोई भी ऐसा एसेट जो कि डेफर्ड एक्सपेंडिचर की वैल्यू है उसको एसेट के रूप में दिखा रखा है, लेकिन वो किसी एसेट की वैल्यू नहीं है, वो केवल डेफर्ड एक्सपेंडिचर का अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट है। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट का मतलब ये है कि जिसको अभी एडजस्ट नहीं किया गया, एडजस्ट कर दिया जाएगा जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तब वो अमोर्टाइज हो जाएगा। जब तक वो एडजस्ट नहीं किया जा रहा, उसको एक्सपेंडिचर को अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं किया गया है, इसलिए उसको बैलेंस शीट में रखा गया है, और इसलिए उसको हम कहते हैं अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ द डेफर्ड एक्सपेंडिचर। डेफर कर देना मतलब जिसको बाद की डेट के लिए रख देना कि अभी नहीं उस खर्चे को करेंगे, हम बाद में इसको अपने अकाउंट में, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाएंगे। तो जो भी अमाउंट ऐसे एसेट का है जो रियली किसी एसेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो उसको भी बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स में से माइनस कर देना है। और जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी, शेयर्स इत्यादि में, या जो बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स इत्यादि में जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको भी यहाँ पे माइनस करना है बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स से। उसके बाद बी में है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स, आर्टिस्टिक वर्क, शेयर, सिक्योरिटीज एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एज डिटरमिन्ड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन दिस रूल। इस रूल में हमने दिया हुआ है कि बुलियन, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स इत्यादि को कैसे वैल्यू किया जाएगा। तो चूंकि हमने दे रखा है तो वो वैल्यू वही लेनी है, इसलिए हमने ए में से इस वैल्यू को माइनस किया था जिससे कि हम इसको बी में ले लें, क्योंकि बी वो वैल्यू है जो कि हमने ऑलरेडी इस रूल में तय कर दिया है ऊपर कि कैसे वो वैल्यू होगा। तो ए प्लस बी एक तरह से कॉस्ट ऑफ एसेट हो गया, और उसके बाद एसेट्स में से माइनस कर रहे हैं हम लायबिलिटी को। तो लायबिलिटी को जब माइनस करते हैं तो उसमें कोई कुछ ऐसी राशियां हैं वो नहीं जोड़नी है, मतलब लायबिलिटीज में नहीं इंक्लूड करना है। और वो राशियां कौन सी हैं कि जैसे जो पेड अप कैपिटल है इक्विटी शेयर्स का, या जो अमाउंट सेट अपार्ट कर दिया गया है डिविडेंड के पेमेंट के लिए प्रेफरेंस शेयर्स पे या इक्विटी शेयर्स पे, चूंकि वो सेट अपार्ट कर दिया गया है तो इसलिए पे कर दिया जाएगा, इसलिए उसको एक लायबिलिटी में हम नहीं मान रहे हैं। और इसके अलावा जो भी रिजर्व और सरप्लस हमने बना के रखे हैं, तो वो चूंकि हमने अपने ही प्रॉफिट्स में से रिजर्व एंड सरप्लस बनाया हुआ है,
तो इसलिए भले ही वो रिजल्टिंग फिगर उसकी नेगेटिव हो रिजर्व और सरप्लस की, उनको इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन जो रिजर्व हमने डेप्रिसिएशन के लिए सेट अपार्ट किया है वो शामिल जरूर होगा, अदर देन दो सेट अपार्ट टुवर्ड्स द डेप्रिसिएशन। यानी ऐसे रिजर्व और सरप्लस जिनको की डेप्रिसिएशन का रिजर्व या डेप्रिसिएशन के लिए उसको सेट अपार्ट किया हुआ है वो लायबिलिटी में आएगा। उसके बाद एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कोई हमने प्रोविजन किया टैक्सेशन के लिए सिवाय उस राशि के जो कि इनकम टैक्स पेड की राशि है, अदर देन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेड इफ एनी लेस देन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स क्लेम्ड एज रिफंड। जो भी प्रोविजन है टैक्सेशन का जिसमें कि इनकम टैक्स पेड माइनस इनकम टैक्स रिफंड वाली राशि नहीं शामिल है, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto। जो भी कंपनी का जो भी उस पर्टिकुलर एंटिटी के बुक प्रॉफिट्स हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स से जो प्रॉफिट्स निकल के आ रहे हैं, उसके रेफरेंस में जो टैक्स पेबल वर्कआउट किया गया है उसके एक्सेस में अगर यानी एक्स्ट्रा प्रोविजन अगर कर रखा है टैक्सेशन का जो कि नहीं आना चाहिए, एक्चुअल कैलकुलेशन के हिसाब से जितना टैक्स नहीं आना चाहिए उतना उसके बियॉन्ड जाके अगर कोई प्रोविजन कर रखा है टैक्सेशन का, तो वो जो प्रोविजन है वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी राशि जो कि प्रोविजन को रिप्रेजेंट करती है जिसको कि लायबिलिटीज को मीट करने के लिए प्रोविजन किया जा रहा है, जो कि ऐसी लायबिलिटीज हैं जो कि अभी एसरटेन भी नहीं हुई है, अभी पता ही नहीं है कि कौन सी लायबिलिटीज आएंगी, और उनके लिए अगर कोई प्रोविजन किया गया उसको भी लायबिलिटीज में हम शामिल नहीं करेंगे। तो जितने भी एक्स्ट्रा रिजर्व और सरप्लस या प्रोविजन किए जा रहे हैं वो सब माइनस किए जा रहे हैं, एंड जो रियल वाले जो हैं लायबिलिटीज वही लेना है। एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द कंटिजेंट लायबिलिटीज, कंटिजेंट लायबिलिटी होती है जो किसी घटना के घटित होने पे होती है, तो जिसकी सर्टेनिटी नहीं रहती, अदर देन द एरियाज ऑफ डिविडेंड्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। हालांकि जो डिविडेंड पे करना है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का वो तो पे करना ही है, इसलिए वो एक क्लियर कट लायबिलिटी है, वो माइनस नहीं करना है। अदरवाइज जो भी कंटिजेंट लायबिलिटीज हैं वो माइनस हम कर देंगे, और ऐसा लायबिलिटीज में से ये चीज़ें माइनस करके जो लायबिलिटीज आएंगी उसको हम घटा देंगे एसेट्स में से। जो एसेट की वैल्यू ए प्लस बी करके आई है उसमें से हमने लायबिलिटी घटा दी, तो हमारे पास जो है बेसिकली जो उसका कैपिटल है वो आ गया, क्योंकि एसेट माइनस लायबिलिटी इज द कैपिटल, और उसको उसमें से हम भाग दे रहे हैं पीई। पीई जो है दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एज शोन इन द बैलेंस शीट, यानी कि पर शेयर कितना हमारा एक शेयर का कितना बुक वैल्यू है, इस तरह से कैलकुलेट हो रही है। और उसके बाद पेड अप वैल्यू ऑफ सच इक्विटी शेयर्स, तो जो पेड अप वैल्यू है वो पीवी है, और जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है जो कि बैलेंस शीट में दिखा रखा है वो पीई है। टोटल अमाउंट पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का जो बैलेंस शीट में दिखा रखा है वो है पीवी, और वो है पीई, और टोटल और जो पेड अप वैल्यू है उन इक्विटी शेयर्स की वो पीवी है। तो पीवी अपॉन पीई से हम इसको गुणा कर रहे हैं, जिससे कि जितना भी एक्चुअल जो पेड अप है वैल्यू, जो पेड अप नहीं है तो उस पर हम वर्कआउट नहीं करेंगे प्रॉफिट को, जो पेड अप है उस पर वर्कआउट हमको करना है, इसलिए पीवी अपॉन पीई से इसको गुणा कर दे रहे हैं। तो यहाँ हम पीवी से माइनस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पीवी से गुणा कर रहे हैं और पीई से यहाँ पे भाग दे रहे हैं। सॉरी, आई अगेन स्टैंड करेक्टेड। PV is the total paid up value of such equity shares, and total paid up value means whatever amount has been paid up for such equity shares, and PE is the total amount of the paid up equity share capital as shown in the balance sheet। और एक ये होता है कि जितना बैलेंस शीट में हमने दिखा रखा है
जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है PE, और जो वैल्यू है उन शेयर्स की वो है PB। इसके बाद आते हैं पार्ट थर्ड पर कि द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अनकोटेड शेयर एंड सिक्योरिटी अदर देन द इक्विटी शेयर इन द कंपनी शैल बी द हायर ऑफ दीज टू। सवाल ये उठता है कि अगर हमको अनकोटेड शेयर सिक्योरिटी है और जो कि कंपनी में इक्विटी शेयर नहीं है, तो अगर कोई कंपनी में इक्विटी शेयर नहीं है, उसके अलावा कोई अनकोटेड इक्विटी शेयर या सिक्योरिटी है, तो उस केस में हमें कैसे कैलकुलेट करना है फेयर मार्केट वैल्यू। तो हमको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेना है और उसके बाद जो प्राइस उस शेयर और सिक्योरिटी को वो फेच करेगी ओपन मार्केट को में बेचने से, वो प्राइस लेना है। और उसके बाद आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी वही चीज़ आएगी कि हम या तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट जो वैल्यूअर से मिलती है उसकी वैल्यू को यहाँ पे लिया जा सकता है। और अगर अकाउंट है बैंक में तो उसको वैल्यू करने के लिए जो भी डिपॉजिट्स हैं बैंक में, इनको कि किया गया है डिपॉजिट इन द अकाउंट विद द बैंक जब से वो अकाउंट खुला था, सिंस द डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट, तो वो सारे डिपॉजिट्स का जो जोड़ है दैट इज द वैल्यू ऑफ द अकाउंट विद द बैंक। और जहां पर वेयर डिक्लेरेशन ऑफ सच अकाउंट हैज बीन मेड अंडर चैप्टर 6, अगर उस अकाउंट का डिक्लेरेशन चैप्टर 6 में कर दिया गया है and the value of the account as computed under sub clause 1 has been charged to tax, और उस पर टैक्स भी ले लिया गया है और पेनल्टी भी ले ली गई है, तो सम ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स मेड इन द अकाउंट विद द बैंक सिंस दैट डेट, तो उसके बाद के जो भी डिपॉजिट्स हैं वो इस केस में लिए जाएंगे। तो आई जस्ट पॉज फॉर अ मिनट। ओके, कंटिन्यूइंग विद द सेशन नाउ। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू है, इसको लेने के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना था, इसको खरीदा कितने में गया, और उसके बाद वैल्यूअर से रिपोर्ट ली जा सकती है कि ओपन मार्केट में अगर इसको बेचा जाए तो कितने की बिकेगी वैल्यूएशन डेट को, और वो वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से जो भी वैल्यू हायर होगी वो ली जाएगी। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अकाउंट अगर कोई बैंक में है तो उसकी वैल्यू लेने के लिए जितने भी उसमें डिपॉजिट किए गए हैं उस अकाउंट में जब से वो अकाउंट खुला था, या फिर अगर कोई डिक्लेरेशन कर दिया गया है किसी ऐसे अकाउंट का जो चैप्टर 6 है ब्लैक मनी एक्ट का, और उस केस में जो वैल्यू है अकाउंट की वो उसको कंप्यूट किया जाएगा। अगर उसको चार्ज कर दिया गया रहा है टैक्स और पेनल्टी के लिए, तो वो राशि हटा दी जाएगी जिसको पहले डिक्लेयर कर दिया गया था, और उसके बाद जो उस डिक्लेरेशन के बाद अगर कोई और डिपॉजिट्स हैं उस अकाउंट में जो उसके बाद होते हैं उनको वैल्यू माना जाएगा। और बशर्ते ये कि जहाँ पर भी कोई डिपॉजिट किया जाता है उन प्रोसीड से जिसमें कि विड्रॉल किया गया अकाउंट से, यानी अकाउंट्स में से कोई विड्रॉल किया गया और उसी से डिपॉजिट कर दिया गया, तो ऐसा डिपॉजिट जो है वो कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा, यानी विड्रॉल्स को भी माइनस किया जाएगा डिपॉजिट्स में से व्हाइल कंप्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द अकाउंट। इसको लिखा इस तरह से गया है कि जो डिपॉजिट उन प्रोसीड्स में से किए जा रहे हैं जो विड्रॉल से हैं, इसको तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मान लिया जाएगा कि जो भी विड्रॉल किए जा रहे हैं उसी को डिपॉजिट किया जा रहा है उस अकाउंट में, और इसलिए टोटल डिपॉजिट्स में से टोटल विड्रॉल्स को माइनस करना ज़रूरी होगा। उसके बाद आते हैं कि वैल्यू ऑफ एन इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन इन पार्टनरशिप फर्म। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर है, या किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स का मेंबर है, या कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वो एक पार्टनर है जिसका वो मेंबर है या पार्टनर है, तो
उस केस में उसका जो इंटरेस्ट है उसमें, क्योंकि वो उसके लिए एक एसेट हो गया जिसको उसने अगर डिस्क्लोज नहीं किया है और वहां से उसको प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसका जो वैल्यू है उस इंटरेस्ट का, जो पार्टनरशिप वाले इंटरेस्ट का जो वैल्यू है, वो जी क्लॉज में जो लिखा है तरीका, उससे निकाला जाएगा। तो जी क्लॉज पे आते हैं। द नेट एसेट ऑफ द फर्म एओपी और द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कोई भी फर्म एओपी या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, उसके नेट एसेट्स ऑन द वैल्यूएशन डेट उसको शैल फर्स्ट बी डिटरमिन्ड, यानी नेट एसेट्स को पहले डिटरमिन करना होगा। एंड द पोर्शन ऑफ द नेट वेल्थ ऑफ द फर्म EOP or the limited liability partnership as is equal to the amount of its capital, और उतना नेट वेल्थ का पोर्शन जो कि उसके कैपिटल के बराबर होगा उसको एलोकेट किया जाएगा। यानी जो कैपिटल एक तरह से हुआ वो एलोकेट किया जाएगा अमंग द पार्टनर्स और द मेंबर्स इन द प्रोपोर्शन, उस प्रोपोर्शन में एलोकेट किया जाएगा जिसमें वो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया रहा है उनके द्वारा, उन पार्टनर्स के द्वारा। और जो बचा हुआ नेट एसेट है, यानी जो कैपिटल के बराबर का नेट एसेट है, वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एंड द रेसिड्यू ऑफ द नेट एसेट शैल बी एलोकेटेड अमंग द पार्टनर्स, और जो बच जाएगा नेट एसेट का रेसिड्यू, वो पार्टनर्स के मध्य में एलोकेट कर दिया जाएगा या मेंबर्स के मध्य में कर दिया जाएगा उस एग्रीमेंट के तहत, जो कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट है या जो एसोसिएशन की एग्रीमेंट है जिसको कि किया गया है एसेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिस एग्रीमेंट को बनाया गया था। अगर वो डिसॉल्व हो जाती है फर्म या एओपी डिसॉल्व हो जाती है और उसके लिए एक एग्रीमेंट की गई है कि इसके जो एसेट्स हैं किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो कैपिटल को तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटने के बाद जो बचा हुआ नेट एसेट है वो उस एग्रीमेंट के अनुसार बटेगा, उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में पार्टनर्स या मेंबर्स, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो भी बढ़ जाएगा। और इसलिए एंड द सम टोटल ऑफ द अमाउंट सो एलोकेटेड टू अ पार्टनर, और इस तरह से जो कुल मिला के राशि पार्टनर को एलोकेट होगी, एक तो जो कैपिटल के बराबर का नेट एसेट है और दूसरा जो एलोकेट हो रहा है जो बचे हुए नेट एसेट में से जो भी एलोकेट होगा उसको ये माना जाएगा कि वो पार्टनर का इंटरेस्ट है, पार्टनर के इंटरेस्ट की वैल्यू है उस पार्टनरशिप में या उस एओपी में या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। अब आते हैं एच पे। एच है वैल्यूएशन ऑफ एनी अदर एसेट। अगर कोई और एसेट है जो ऊपर दिए गए एसेट्स में से नहीं है तो उसका जो वैल्यूएशन किया जाएगा वो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा या जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था वो लिया जाएगा, और वो प्राइस लिया जाएगा जो एसेट फेच करेगा अगर उसको ओपन मार्केट में बेचा जाता है वैल्यूएशन डेट को, एक आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होता है कि हाथ भर की हाथ भर की दूरी का ट्रांजैक्शन, या ऐसा ट्रांजैक्शन जो कि मिली भगत में नहीं किया गया है। और आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन की बात ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस में ज़्यादा आती है, वहां से इस संदर्भ में हम लोग गाइडेंस ले सकते हैं। अब आते हैं रूल 3 के सब रूल 2 पर। Notwithstanding anything contained in sub rule 1, where an asset other than a bank account was transferred before the valuation date, the fair market value of such asset shall be higher of its cost of acquisition and the sale price. अगर वैल्यूएशन डेट तक वो एसेट बेच दिया गया तब आपको उसका जो वैल्यूएशन लेना होगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या सेल प्राइस, उसमें से जो भी हायर अमाउंट है, provided that where such asset was transferred without consideration or inadequate consideration, अगर उस एसेट को बिना किसी कंसिडरेशन के या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से ट्रांसफर किया गया है वैल्यूएशन डेट से पहले, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस एसेट की वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर इनमें से जो भी हायर वैल्यू है वो ली जाएगी। कि अगर उस एसेट को हमने बिना कंसिडरेशन के या एसएससी ने उसको बिना पर्याप्त कंसिडरेशन के ट्रांसफर कर दिया था वैल्यूएशन डेट से पहले, तब अगर सवाल उठता है कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कैसे ली जाएगी, तो एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखा जाएगा और डेट ऑफ ट्रांसफर पे जो फेयर मार्केट वैल्यू वो देखी जाएगी। यहाँ पे
सेल प्राइस नहीं देखा जाएगा, क्योंकि सेल प्राइस तो है ही नहीं या इनएडिक्वेट है। तो इसलिए जो कंपैरिजन करना होगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर के बीच में करना होगा, और उसके बाद उसमें से जो भी हायर वैल्यू है उसको ले लिया जाएगा। उसके बाद रूल 3 के सब रूल 3 में ये कहा जा रहा है कि where a new asset has been acquired or made out of a consideration received on account of transfer of an old asset or withdrawal from a bank account, then the fair market value of the old asset or the bank account, as the case may be, determined in accordance with subrule 2 and subrule 1, shall be reduced by the amount of the consideration invested in the new asset. यहाँ पे कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि बैंक अकाउंट से कोई विड्रॉल किया गया, जो बैंक अकाउंट बाद में डिक्लेयर किया जा रहा है। अगर किसी बैंक अकाउंट से विड्रॉल किया गया या कोई ओल्ड एसेट था उसको ट्रांसफ़र किया गया, और ये सब विड्रॉ करके या ट्रांसफ़र करके हमको एक राशि मिली, एक न्यू एसेट की राशि मिली, और एक राशि मिली जिससे हमने एक न्यू एसेट एक्वायर किया। और जब हमने उस न्यू एसेट को एक्वायर किया और उस न्यू एसेट को एक्वायर करके हम जानना चाहते हैं कि उस न्यू एसेट की वैल्यू क्या है जिसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं ब्लैक मनी एक्ट में। तो वो तय करने के लिए हमको सब रूल 1 या सब रूल 2 लगाना पड़ेगा, उसमें उसको ओल्ड एसेट पे लगाना पड़ेगा या ओल्ड बैंक अकाउंट पे लगाना पड़ेगा, और उसमें से वो कंसिडरेशन की राशि को रिड्यूस करना पड़ेगा जो हमने इन्वेस्ट की थी उस न्यू एसेट। तो ये जो राशि जो इन्वेस्ट की गई है न्यू एसेट में उसको रिड्यूस करके, क्योंकि हमको न्यू एसेट की वैल्यू को पता लगाना है, तो उसके लिए जो ओल्ड एसेट को अगर बेच के न्यू एसेट खरीदा गया था तो ओल्ड एसेट की वैल्यू को उसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन के रूप में मान लीजिए कि एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कि इंडिया से बाहर लोकेटेड है, और इसको खरीदा गया था 1997 में 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। एक हाउस प्रॉपर्टी इंडिया से बाहर लोकेटेड है जिसको खरीदा गया था 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। उसके बाद इसको बेच दिया गया 2001 में। 2001 में इसको बेचा गया 25 लाख रुपए में, यानी 4 साल के बाद इसको 25 लाख रुपए में बेच दिया गया। और ये जो 25 लाख रुपए की राशि है इसको डिपॉजिट कर दिया गया एक फॉरेन कंट्री के बैंक अकाउंट में, जिसको हम बीए कह रहे हैं, बैंक अकाउंट। उसके बाद 2002 में हमने एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदी जिसको हम H2 कह रहे हैं। पहले हमारे पास एक H1 हाउस प्रॉपर्टी थी। H1 हाउस प्रॉपर्टी हमारे इंडिया से बाहर लोकेटेड थी, उसको हमने 1997 में खरीदा था 20 लाख रुपए में। बाद में उसको 2001 में हमने उस हाउस प्रॉपर्टी को 25 लाख रुपए में 2001 में बेच दिया, और उसके बाद वो जो प्रोसीड्स हैं यानी 25 लाख रुपए हमने अपने फॉरेन बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दी। अब 2002 में क्या हुआ कि हमने 2002 में एक और हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, और जिसको हमने 30 लाख रुपए में खरीदा। अब जो हमने इन्वेस्टमेंट H2 में किया है यानी 30 लाख रुपए का, इस इन्वेस्टमेंट के लिए हमने विड्रॉ किया था बैंक अकाउंट से पैसा, जो हमने यहाँ 25 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखा था। तो H2 को हमने अभी ट्रांसफर नहीं किया है। H2 has not been transferred before the valuation date and its value on the valuation date is 50 लाख रुपीस। वैल्यूएशन डेट पे जो H2 प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू अब 50 लाख हो गई है, जबकि उसको 30 लाख रुपए में खरीदा गया था। अब अगर हम मान के चलें कि जो बैंक अकाउंट की वैल्यू जो कंप्यूट की गई रूल 3(1)E के तहत, क्योंकि ऊपर रूल 3(1)E है उसमें तरीका दिया हुआ है कि कोई बैंक अकाउंट को हम कैसे वैल्यू करें। वो वैल्यू हमारी आ रही है 70 लाख रुपीस, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, सारे डिपॉजिट को लेते हैं, उसमें सारे विड्रॉल माइनस करते हैं। तो बैंक अकाउंट की वैल्यू हमारी आ रही है 70 लाख रुपीस। तो अब हमको फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है एसेट्स की।
तो वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे H1 की। H1 की फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 20 लाख रुपए, और वो जो उसका जो वैल्यू है जब वो बेचा गया तो 25 लाख में बेचा गया। तो 25 और 20 का जो हायर वैल्यू है वो है 25 लाख रुपए। तो ये जो 25 लाख रुपए चूंकि हमने इन्वेस्ट कर दिए थे बैंक अकाउंट में, तो इसलिए अब ये प्रॉपर्टी तो रही नहीं, तो इसकी वैल्यू जो है नील हो गई। अब हमने क्या किया, अब हम निकालने जा रहे हैं बैंक अकाउंट की फेयर मार्केट वैल्यू। बैंक अकाउंट में इस वक्त जो वैल्यू है, जो कंप्यूटेशन के करने के बाद आ रही है, वो है 70 लाख रुपए। और 70 लाख रुपए में से उसमें हमने 30 लाख रुपए जो हमने H2 में इन्वेस्ट किया था, यानी हमने बैंक अकाउंट में से 30 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो 30 लाख रुपए हमने H2 खरीदा था, उसमें से हम जानते हैं कि 25 लाख रुपए हमने इस हाउस प्रॉपर्टी की सेल में से हमको मिला था, लेकिन कुल मिला के हमने 30 लाख रुपए जो दिया वो बैंक अकाउंट से निकाल के दिया। तो ये जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 30 लाख रुपए का, इसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि 70 लाख हमारे पास बैंक अकाउंट का वैल्यूएशन है, लेकिन उसमें से ये 30 लाख रुपए जो कि हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया है वो माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो बैंक अकाउंट की फेयर मार्केट वैल्यू है वो रह जाएगी 40 लाख रुपए, क्योंकि ये 30 लाख तो यहाँ से निकल गया। तो बैंक अकाउंट की फेयर मार्केट वैल्यू इस वक्त हमारे पास 40 लाख रुपए है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम लेंगे कि वो जो दूसरी प्रॉपर्टी थी उसका कॉस्ट जो था वो 30 लाख का था, लेकिन आज की तारीख में अगर हम उसको वैल्यू करते हैं 50 लाख की उसकी वैल्यू है। 30 और 50 में से जो हायर अमाउंट है वो ले लेंगे हम 50 लाख रुपए। तो कुल मिला के जो एसेट्स की वैल्यू होगी वो 50 प्लस 40 यानी 90 लाख रुपए हो जाएगी। और ये चूंकि ये सारा मामला अनडिस्क्लोज्ड है, तो अनडिस्क्लोज्ड जो एसेट है आउटसाइड इंडिया उसकी वैल्यू 90 लाख इसके अनुसार होगी। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि वेयर द न्यू एसेट हैज बीन एक्वायर्ड और मेड आउट ऑफ द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एन ओल्ड एसेट। न्यू एसेट उस कंसिडरेशन से बनाया गया है जब हमने ओल्ड एसेट को ट्रांसफर किया या हमने उस बैंक अकाउंट में से विड्रॉल किया। तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है ओल्ड एसेट का या उस बैंक अकाउंट का, वो अगर तय करना होगा इस द केस में भी, जो उसको जब उसको तय किया जाएगा अंडर रूल सब रूल 1 एंड 2, और जो भी ओल्ड एसेट की जो वैल्यू आती है उसमें से हम माइनस करेंगे अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन इन्वेस्टेड इन द न्यू एसेट, कि उसमें से कितनी राशि हमने इन्वेस्ट कर दी थी। तो यहाँ पे वही हम कर रहे हैं, जो हमने राशि इन्वेस्ट कर दिया 30 लाख रुपए उसको माइनस कर दिया, ये 40 लाख रुपए आ गया। अब आते हैं सब रूल 4 पे। सब रूल 4 ये कहता है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट डिटरमिन इन ए करेंसी which is one of the permitted currencies designated by the Reserve Bank of India under the FEMA regulations shall be converted into Indian currency as per the reference rate of the Reserve Bank of India on the date of the valuation। जो भी एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू आती है जिसको ऐसी करेंसी में तय किया गया है जो कि उन परमिटेड करेंसीज में से एक है, जिसको कि रिजर्व बैंक ने नामित किया है कि ये परमिटेड करेंसी है फेमा के रेगुलेशंस के तहत, तो उसको अगर उस करेंसी में तय किया गया था तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा इंडियन करेंसी में, क्योंकि हमें तो टैक्स लेना है ना, तो इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। और कन्वर्ट करने के लिए हमको रेफरेंस रेट लगाना पड़ेगा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया हुआ है डेट ऑफ वैल्यूएशन। उसके बाद आते हैं सब रूल 5 पर। सब रूल 5 ये कहता है where the fair market value of an asset is determined in a currency other than where the fair market value of an asset is determined in a currency other than one of the permitted currencies। अगर फेयर मार्केट वैल्यू को परमिटेड करेंसीज में से एक में नहीं किया गया
डिटर्मिन, उसको किसी और करेंसी में डिटर्मिन किया गया है जिसको कि जो कि परमानेंट करेंसीज के लिस्ट में नहीं आती है, तो जो ऐसी वैल्यू है उसको हम इन यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट कर देंगे डेट ऑफ वैल्यूएशन पे, जो भी रेट स्पेसिफाइड किया गया होगा आरबीआई के द्वारा, या सॉरी उस रेट स्पेसिफाई किया गया होगा केंद्रीय बैंक के द्वारा उस कंट्री के या उस ज्यूरिसडिक्शन के जिसमें वो एसेट लोकेटेड है, उन्होंने जो रेट डॉलर का तय किया होगा उस रेट से उसको यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगी यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में, उसको फिर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो भी रिजर्व बैंक का रेफरेंस रेट है वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के लिए तो रेफरेंस रेट है ही है। हालांकि वो जो जिसपे हमने तय की थी वैल्यू वो परमिटेड करेंसीज में से नहीं था, तो इसलिए उसके लिए कोई रेफरेंस रेट रिजर्व बैंक का नहीं था, तो इसलिए हमने पहले उसको यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में कन्वर्ट किया, और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए हमने वो रेट लिया जो उस देश का या उस टेरिटरी का जो भी सेंट्रल बैंक है जो रेट लगाता है वैल्यूएशन डेट में, बशर्ते ये कि जहाँ पर जो उस कंट्री या उस ज्यूरिसडिक्शन का जो सेंट्रल बैंक है जिसमें वो एसेट लोकेटेड है वो कोई रेट स्पेसिफाई नहीं करता कन्वर्जन का अपनी लोकल करेंसी से यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में, कोई रेट स्पेसिफाई नहीं करता, तो वो रेट वो वाला रेट होगा जिसको कि स्पेसिफाई किया जाएगा किसी और बैंक के द्वारा। सेंट्रल बैंक ने नहीं किया तो कोई और बैंक के द्वारा जो स्पेसिफाई कर रहा है, जिस बैंक को रेगुलेट किया गया है उस देश के ज्यूरिसडिक्शन या उस देश के द्वारा जो रेगुलेट किया जा रहा है वो बैंक, तो वो बैंक अगर जो भी रेट देता है वो रेट माना जाएगा। और इसके बाद एक्सप्लेनेशन आ रहा है इसका, इसके बाद दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं जिसमें कि एस्टैब्लिश सिक्योरिटी मार्केट वर्ड को डिफाइन किया गया है, और ये जो एक्सप्रेशन है एस्टैब्लिश सिक्योरिटी मार्केट का मतलब है कोई भी एक्सचेंज जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है और किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी द्वारा सुपरवाइज किया गया है, जिसमें कि वो मार्केट लोकेटेड होगा और जिसमें एक मीनिंगफुल और जिसके कोई मीनिंगफुल वैल्यू शेयर्स की ट्रेड भी होगी, एक आध शेयर नहीं, कोई मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू शेयर्स की ट्रेड होती हो जहाँ पे, वो एस्टैब्लिश सिक्योरिटी मार्केट है। और उसके बाद मीनिंगफुल एनुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज वर्ड को डिफाइन करने के लिए, जो कि ऊपर यूज किया गया ए में, with respect to an exchange means it has an annual value of the shares traded on the exchange। एनुअल वैल्यू जो होगी, जो शेयर्स की ट्रेडेड एनुअल वैल्यू होगी उस एक्सचेंज पे या पिछले एक्सचेंज प्रेडेसेसर एक्सचेंज पे, वो 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि इतने 1 बिलियन यूएस डॉलर्स के वैल्यू के शेयर वहाँ पे उसकी खरीद फरोख्त होनी चाहिए प्रत्येक 3 कैलेंडर ईयर्स के प्रत्येक ईयर में, जो कि 3 कैलेंडर ईयर्स जो पहले आ रहे हैं उस कैलेंडर ईयर से जिसमें कि डिटर्मिनेशन किया जा रहा है, यानी पिछले तीनों सालों में हर साल में कम से कम 1 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग उस एस्टैब्लिश स्टॉक मार्केट पे होनी चाहिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज पे होनी चाहिए। उसका मीनिंगफुल वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस अगर वर्ड यूज किया गया है तो उसका मीनिंग ये है कि हर क्लास ऑफ शेयर्स के लिए कि the trades in each such class are effective other than in de minimis quantities on one or more established security market on at least 60 business days। कम से कम 60 business days में वो ट्रेडिंग होती है उस शेयर की पिछले कैलेंडर ईयर में, and the aggregate number of shares in each such class that are traded on such market during the prior year, or at least 10% of the average number of shares outstanding in that class during the prior calendar year। और एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स जितने की बिकते हैं इन ईच सच क्लास, जो कि ट्रेड किए जाते हैं ऐसे मार्केट पे या मार्केट्स पे पिछले साल में, वो कम से कम 10% है उन एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स के जो कि आउटस्टैंडिंग थे उस क्लास में, यानी हर क्लास में जितने आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे प्रायर कैलेंडर ईयर में उसमें से 10% तो बिकते ही बिकते हैं, और साथ में 60 बिजनेस डेज तक ट्रेडिंग होती है, तब हम कहेंगे कि एक मीनिंगफुल वॉल्यूम ट्रेडिंग का ऑनगोइंग बेसिस पे वहां पे हो रहा है। कोटेड शेयर या सिक्योरिटी को डिफाइन किया गया है कि वो वाली शेयर या सिक्योरिटी है जिसका कोई मीनिंगफुल वॉल्यूम है। ये मीनिंगफुल वॉल्यूम को फिर ऊपर डिफाइन किया गया है।
कोटेड का मतलब एक मीनिंगफुल वॉल्यूम होना चाहिए, यानी 60 बिजनेस डेज तो होना ही चाहिए, और जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स का जो एवरेज नंबर है उसका 10% शेयर ट्रेडिंग होनी चाहिए। तो कोटेड शेयर सिक्योरिटी वो शेयर सिक्योरिटी मानी जाएगी, उसको कोटेड माना जाएगा। इसका कुछ मीनिंगफुल वॉल्यूम तो ट्रेड होना चाहिए ऑनगोइंग बेसिस पे एक एस्टैब्लिश सिक्योरिटी मार्केट में, और वो सिक्योरिटी या शेयर रेगुलरली कोट होना चाहिए, कोट किया जाना चाहिए डीलर्स के द्वारा, जब वो एक्टिवली when they actively do offer to and in fact do purchase the shares, जब वो खरीदते हैं या ऑफर खरीदते हैं, खरीदने के लिए ऑफर करते हैं और बेचते हैं, and sell the shares to the customers who are not related to the dealer, ऐसे कस्टमर्स को जो इससे रिलेटेड नहीं है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो प्राइस कोट करते हैं। तो इस प्रकार से अगर वो रेगुलरली कोट हो रहा है शेयर, तब वो कोटेड शेयर सिक्योरिटी है, और जिसका कि एक मीनिंगफुल वॉल्यूम है और रेगुलर कोटेशन। और ई है अनकोटेड। अनकोटेड वो है जो कोटेड नहीं है, और मतलब थोड़ा बहुत कोटेड भी ना कोटेड में आ जाएगा, जिसकी मीनिंगफुल वॉल्यूम नहीं है। और एक्सप्लेनेशन 2 में कहा जा रहा है कि ये तय करने के लिए कि मार्केट वैल्यू कितनी है वैल्यूएशन डेट पे, इसको सब रूल 1 में रेफर किया जा रहा है, और ये इस कन्वर्जन के पर्पज से इंडियन करेंसी में इनटू यूएस डॉलर और देयर आफ्टर इनटू इंडियन करेंसी जो डेट ली जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट जो डिक्लेयर किया गया है सेक्शन 59 में, तो उसके लिए जो डेट है वो है 1 जुलाई 2015। और जो एसेट डिक्लेयर नहीं किया गया, बाद में डिक्लेयर किया गया, तो हर साल में जो भी डिक्लेयर किया गया उसको उसमें 1 अप्रैल प्रीवियस ईयर की ली जाएगी। जो वैल्यूएशन डेट जो ली जा रही है ये तय करने के लिए कि प्राइस क्या था, कन्वर्जन का प्राइस क्या लिया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्जन जो डेट ली जाएगी वो 59 के डिक्लेरेशन के अंतर्गत तो 1 जुलाई 2015 है, और उसके अलावा अगर कोई और डिक्लेरेशन है तो किसी भी प्रीवियस ईयर की जो 1 अप्रैल है, दैट वुड बी द डेट। So with that we come to the end of this session, and